तो अभी हम रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे। ये रिकर्जन में कैसे काम करते हैं, क्योंकि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है डीएफएस, उसमें रिकर्जन यूज होता है ना। तो रिकर्जन के जरिए हम डेप्थ पे जाते हैं, फिर वापस ऊपर आते हैं, तो इसलिए रिकर्जन समझना जरूरी है। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए, उसके बाद डीएफएस जाएंगे। Any participant having any idea about what is recursion? Anyone? मैम नाजिया खान, सर कायद खालिद, सर अली तारिक। सर जब हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं और एक ग्रेटर प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हुए सॉल्व करते हैं, देन हम अपने एक बेस केस पे पहुंचते हैं और उसको रिटर्न करवा देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं इसकी एक आसान सी एग्जांपल दूं कि एक बंदे को जॉब मिले, तुमने ना पूरा घर साफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं जी एग्जांपल आगे प्रोसीड करता जाऊंगा और उसके अंदर से हम जो की एक्सट्रैक्शन जो मैं लर्निंग है ना, वो हम उसमें से देखते जाएंगे। इस बंदे को जॉब मिली, उसने पूरा घर साफ करना। उसने पहली दफा में डिवाइड किया कि मैंने एक ऊपर वाला पोर्शन, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है। उसने कहा कि मैंने पहले ग्राउंड फ्लोर साफ करना है। जब बात ये है कि पहली चीज के प्रॉब्लम अपनी एक बिगर प्रॉब्लम बन गई कि पूरा घर साफ करना, और एक स्मॉलर चंक हो गया फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर साफ करना। लेकिन उस प्रॉब्लम की जो नेचर है वो सेम रही है कि सफाई रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है। जी उसके बाद उसने कहा कि जी मैंने अब फर्स्ट बेसमेंट में जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर मैंने 3 कमरे हैं, जो 3 कमरों में से मैंने पहला कमरा साफ करना है। अगेन चंक है, स्मॉल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की डिवीजन में प्रॉब्लम स्मॉल हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम रिमेन्स कि सफाई रिक्वायर्ड है। फिर कमरे के अंदर उसने कहा कि जी मेरे पास 4 शेल्फ है, मैंने पहली शेल्फ जस्ट साफ करनी है। बात वही रिपीट। अच्छा, अब उसने पहली शेल्फ साफ कर ली, क्योंकि शेल्फ को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको आपने कहा कि वो बेस केस है। ठीक है जी, नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, पहली शेल्फ साफ हो गई। अब वो कहेंगे कि जी दूसरी शेल्फ साफ कर लो, तीसरी शेल्फ साफ कर लो। यानी कि हम वो लीफ लीफ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिससे आगे हमारी प्रॉब्लम्स डिवाइड नहीं हो सकती। और जब वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आउटपुट क्या निकलेगी, हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम लोग बिगर प्रॉब्लम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जिनकी उनको कंबाइन करेंगे, जब 4 शेल्फ्स हो गई हैं तो इट मींस एक सिंगल रूम हमारा क्लीन हो गया। तो हमारी स्मॉल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुई, 4 शेल्फ्स क्लीन हुई, उन्होंने अल्टीमेटली रिजल्ट क्या दिया कि एक कंप्लीट रूम जो है वो क्लीन हो गया। दिस इज ऑल अबाउट रिकरिजन। क्या बेस केस होता है, उसके अंदर किस तरह डिवीजन होती है, बेस केस किस तरह स्टॉप करता है, ये हम अब कोड के थ्रू देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, काफी अच्छा ओवरव्यू दे दिया। अच्छा, रिकर्जन से पहले ना एक चीज समझनी है कि रिकर्जन किस चीज पे चल रही है, वो है कॉल स्टैक। ये फंक्शन का ना कॉल स्टैक क्या है, और ये वो चीज है कि जिसमें रिकर्जन जब हम करेंगे ना, तो हमें काफी ये हेल्प करेगी कि कॉल स्टैक का पीछे कॉन्सेप्ट। तो कॉल स्टैक ये है कि ये जिस तरह नॉर्मल स्टैक वर्क कर रहा होता है ना, तो उसमें हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स आ रही होती हैं, और फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है, और उसके वेरिएबल्स वगैरह सब चीजें वहां स्टोर होती हैं। अब वो एक एक करके ना स्टैक से पॉप होता है। ये कॉल स्टैक जो है ना, बस अगर अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं और इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में ना, और ये समझना है कि वो उसके जो वो वेरिएबल्स है ना, वो आपस में ना कोलाइड नहीं कर रहे। अच्छा देखें इधर ना, ये कॉल स्टैक में मैंने 3 फंक्शंस बनाया, फंक्शन ए, फंक्शन बी और फंक्शन सी। तो एक मिनट। अच्छा, ये इसका कोई कॉल स्टैक एक्सप्लेन करेगा कि ये किस तरह चल रहा है।
इस सर कोड को आपने बेसिकली फंक्शन जी ड्राई रन फंक्शन कर। ए में कॉल किया है फंक्शन बी को, एंड फंक्शन बी में आपने कॉल कर लिया फंक्शन सी को, एंड देन एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन सी। इसमें बेसिकली ये होगा, सबसे पहले हम कॉल करेंगे फंक्शन ए जो नीचे आपने कॉल किया हुआ है, ये कॉलिंग मेन फंक्शन विद n इज इक्वल टू 5। देन वो पास कर देंगे फंक्शन बी में n-1 करके, तो वो 4 वैल्यू उसमें चली जाएगी। देन बी में 4 वैल्यू जाएगी, देन फंक्शन सी में कॉल करेंगे n-1, फंक्शन सी में 3 वैल्यू चली जाएगी, और उसके बाद फंक्शन सी में 3 वैल्यू है और वो प्रिंट हो जाएगी, फंक्शन सी इज कॉल्ड हियर n इज 3। देन वो वापस आएगा फंक्शन बी पे, सेकंड लाइन पे प्रिंट कर देगा, और वहां पे वो कॉल कर देगा अगेन 3 ही कॉल करेगा, नहीं नहीं यहाँ पे वो 4 कॉल कर देगा, लाइक फंक्शन बी इज कॉल्ड हियर n इज 4। देन वापस ए पे आएगा और फंक्शन बी तो उसने एग्जीक्यूट कर ली हुई है फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन प्रिंट वाली कॉल करेगा, फंक्शन ए इज कॉल्ड हियर n इज 5। तो इसको चला के देखते हैं। बिल्कुल सही बताया मैम आपने, ये ऐसे ही करेगा। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि ये क्या हो रहा है और ये या हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं इस पे तो मैं आता हूँ जरा थोड़ा सा कि ये, लेकिन हम ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं और वो एक चीज समझानी है। लेकिन किसी को अगर ये अभी तक कोड समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। सर अगर आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दें। कि अच्छा सर, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? फंक्शन फंक्शन बी हाँ। सही से। अच्छा ये तो हाँ, फंक्शन ए के साथ तो मेरे ख्याल से सेम टू सेम है। सर देखें, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ जी पे जी। ये कॉल होगा, ये जाएगी यहाँ पे 5 पास होगा और फंक्शन बी कॉल हो जाएगा। कंपाइलर जब इस पे आएगा ना तो n-1 n5 तो 4, अब इसकी वैल्यू हो गई है 4, तो डायरेक्टली वो इस पे जंप करेगा और ये कॉल करेगा 4 के साथ। फिर 4 के बाद ये डायरेक्टली इस पे जंप करेगा, ये कॉल करेगा 3 के साथ। अब सबसे पहले जब यहाँ आएगा ना, नेक्स्ट कोई फंक्शन कॉल नहीं है, इसको 3 के साथ प्रिंट कर देगा जिस तरह मैम ने बताया। उसके बाद ये फिर वापस अब रिटर्न होगा पीछे, क्योंकि ये वाली लाइन तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई ना, ये पूरा लाइन बाय लाइन चल रहा है। यहीं पे आके वो डायरेक्टली नीचे जंप कर गया था, तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन बी इज कॉल्ड हियर इज 4। फिर वापस ये ऊपर जाएगा और इसका बकाया वाला जो कोड है ना वो वाला एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन ए इज कॉल्ड हियर एन इज 5। अच्छा, अब जो असल बात है ना समझने की, वो ये बात है कि जब ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है ना दूसरा दूसरे के अंदर, तो जो पहला वाला फंक्शन है वो वहीं पे पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ है और उसने कंप्लीट होना है। कब होगा? कि जब वो पिछला अगला वाला अपना सारा वो कंप्लीट करके आ जाएगा। बिल फर्ज यहाँ पे जब हम फंक्शन बी के अंदर फंक्शन सी कॉल किया, अब जब फंक्शन सी के अंदर हम पहुंचे तो बी वाला जो फंक्शन है ना वो पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ है। उसने यहाँ पे एक लाइन एग्जीक्यूट कर चुका है, इससे अगर ऊपर कुछ और लाइंस होती तो वो भी एग्जीक्यूट कर चुका होता वो, लेकिन इससे नीचे वाला कोड अभी तक उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। और ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब वो नीचे से वापस आएगा, रिटर्न करके आएगा, जब तक वो पूरा आखिरी वाला फुली कंप्लीट नहीं कर लेता। तो सबसे पहले जो फुली कंप्लीट होगा ना वो ये वाला फंक्शन कंप्लीट होगा, फंक्शन सी। उसके बाद ये जो पार्शियली कंप्लीटेड था ये कंप्लीट होगा और फिर ये होगा। अच्छा, अगर इसको ना कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या। देखें, अगर मेरे पास ना n5 है तो ये मैं इधर n5 लिख रहा हूँ और ये मैं किस में लिख रहा हूँ? फंक्शन ए में कॉल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब वो क्या हुआ है, इसके ऊपर फिर मैं फंक्शन ए आया, इसके ऊपर आया मेरे पास फंक्शन बी, ये कॉल स्टैक बना रहा हूँ मैं। एन जो है यहाँ पे 4 है और ये फंक्शन बी को यहाँ पे कॉल हो रहा है। उसके बाद तीसरी चीज है n3, ये इसके वेरिएबल कॉल हो गए और ये हो गया फंक्शन सी। अब ये पूरा ना कॉल स्टैक चल रहा है।
अब सबसे पहले क्या हुआ है कि ये हुआ है, ये कॉल स्टैक में आया, फिर उसके बाद ये कॉल हुआ, ये कॉल स्टैक में आया। तो जब ये बी वाला आया या जब सी वाला कॉल स्टैक में हमारे पास आया ना, तो बी वाला और ए वाला अभी भी कॉल स्टैक में पड़ा हुआ है। तो ये चीज जरा समझनी है कि ये ना अभी पार्शियली कंप्लीटेड है फंक्शन, ये कंप्लीट नहीं हुए और ये कहीं गए नहीं है मेमोरी से हमारे पास, बल्कि ये उसमें पड़े हुए हैं अभी तक। अच्छा, दूसरी जो चीज समझनी है ना, वो ये समझनी है कि ये जो पार्शियली कंप्लीटेड फंक्शन है ना तीन, इस वाले एन का इस वाले एन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इस वाले एन का इस वाले एन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये तीनों अलग अलग एन है, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज किसी को इसमें कंफ्यूजन है या क्लियर हो गई है? सर अच्छा, क्लियर है। तो फंक्शन सी तक n की वैल्यू 3 हो गई थी, एम आई राइट? जी देखें, इसको ना एक एक करके देखते हैं। यहां तक जो था ना, सबसे पहले हमारे पास कॉल स्टैक में ये आया N5, फंक्शन ए वाली, जो फंक्शन ए वाला कॉल हुआ हमारे पास, ये वाला फंक्शन ए कॉल हुआ, जी ये वाला आया कॉल स्टैक के अंदर, ये फर्स्ट, ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे ही फंक्शन ए के अंदर आए ना, कंपाइलर आया, उसने देखा कि यहाँ तो फंक्शन बी कॉल हो रहा है। उसने कॉल स्टैक में दोबारा उसमें नीचे गया, फंक्शन बी के अंदर उसने कॉल स्टैक के अंदर फंक्शन बी को कॉल कर दिया। क्या एन की क्या वैल्यू थी? ओरिजिनल एन में से -1। तो ओरिजिनल एन 5 था, उसमें से -1 4 के साथ ये कॉल कर दिया इसने, कॉल स्टैक में ये रख दिया। तीसरा ओके। फिर इसी तरह फंक्शन सी रख दिया, और ये आ गया कॉल स्टैक में। अब इधर N3 है, इधर N4 है, इधर N5 है। ये तीन ना अलग अलग एन है, ये एक एन नहीं है। ये वो ओरिजिनल 1 एन नहीं है जो यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ये वाला। इस वाले एन का ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तीन अलग अलग अपने एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है कि ये किस तरह हो रहा है, और ये क्या है, मतलब ये तीन अलग अलग है ना, और ये कॉल स्टैक में किस तरह वर्क कर रहे हैं? हाँ अलग अलग तो है ना, लेकिन स्टार्ट में आपने उसको 5 पास कर दिया तो फंक्शन ए में, तो फंक्शन बी में 4 हो गया। अभी वही एन तो था ना, एन में तो वही 5 था, उसी को डिक्रीमेंट हो गया। सही सही। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वाला एन है ना, ये वही ओरिजिनल एन चल रहा है, और ये इस वो एन वो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अलग एन है और ये अलग वेरिएबल ही अलग है। अच्छा। जी, ये बात समझनी है कि इस ओके। वाले एन का ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसके अंदर जो मर्जी कुछ करते रहें, 1 ऐड करें, 3 ऐड करें, कुछ ऐड करें ना, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये अच्छा हाँ इसमें हाँ। रिटर्न नहीं होगा। ओके। हम्म। ये वाला जो एन वेरिएबल है ना, ये अपनी जगह 3 लेके खड़ा हुआ है, और इस वाले एन के अंदर हम जो कुछ करते हैं, इसको डिवाइड करें, इसके ऊपर जो मतलब हम कैलकुलेशन परफॉर्म्स करते रहें, अब जब ये रिटर्न होगा ना, तो फिर ये देखेगा कि इसके साथ क्या करना है। तो वो आएगा कि देखेगा कि इसमें तो सिर्फ प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट कर देगा। सर आप कह रहे हैं कि ये डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो अगर डिपेंड नहीं करते तो वो चल क्यों नहीं रहा पहला फंक्शन? वो वैल्यू रिटर्न करे ना। वो रिटर्न इसलिए नहीं कर रहा सर, क्योंकि कहाँ पे रिटर्न करे आप फंक्शन? कह रहे हैं ना कि ये सारे फंक्शन इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो पहला फंक्शन उसकी वैल्यू आंसर क्यों नहीं आ रहा? वो आगे आगे फंक्शन हम लिखते जा रहे हैं। जी, वो इसलिए वो कि मैंने जानबूझ के लिखा है, वो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया है ये चीज समझाने के लिए कि यहाँ पे ये कंपाइलर रुक गया है। ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ये लाइन जो है ना, पूरा कोड जब सारा कोड चल जाएगा ना, उसके बाद सबसे आखिरी लाइन जो एग्जीक्यूट होगी ना, वो ये एग्जीक्यूट होगी जो सबसे ऊपर लिखी हुई है। सर ये स्टैक का मतलब है कि वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो सर कह रहे हैं ना कि एक के बाद एक होगा, उसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टास्क है ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चल रहा है, इस वजह से ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसका मीनिंग ये बोला कि वो उसकी वैल्यू अगले फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, इज नहीं इट? नहीं, वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन वो इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि पहले उसने फंक्शन देखा, वो उस फंक्शन पे चला गया, उसको एग्जीक्यूट करने लग गया। सर कह रहे हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब है वैल्यूज डिपेंड नहीं कर रही। मैंने 5 फर्स्ट में लिखा, इसका मतलब है वो इसमें 5 ही लिखेगा इस वाले फंक्शन के लिए, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन में मैंने n-1 लिख दिया, मतलब 4 हो गई उसकी वैल्यू। तो नेक्स्ट फंक्शन सिर्फ 4 के साथ मैनिपुलेट करेगा, वो
प्रीवियस जो फंक्शन ए है उसकी वैल्यू के साथ नहीं करेगा। तो जो मुझे समझ आया उसका मतलब ये है कि वैल्यूज इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हो रहा है। तो इस वजह से आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है कि वो पहले क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे। तो सर मैं ना थोड़ा सा वो करता हूँ, देखें सर मैम ने ना जब रिकर्जन एक्सप्लेन की थी ये कोड, तो उन्होंने ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। उन्होंने वो यहाँ पे आई थी 3 पे और उन्होंने फंक्शन सी प्रिंट करा दिया, उसके बाद वो आई यहाँ पे और उन्होंने 4 प्रिंट करवाया मैम ने। उसके बाद मैम ने बोला कि जब वो फंक्शन ए पे आएगा ना तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे क्या होगा। तो फिर फौरन से उनको ये याद आ गया कि यहाँ पे एन की वैल्यू ना 5 थी, तो यहाँ पे वो 5 प्रिंट करेगा। हालांकि पीछे से 4 रिटर्न हो रहा है और इधर पीछे से 3 रिटर्न हो रहा है, लेकिन वो इधर एन चूंकि 4 था तो उसने 4 प्रिंट किया। आप सर मतलब ये आप ये कह रहे हैं क्लियर हो रहा है? कि फंक्शंस हैं वो उसके आगे एक और फंक्शन है, तो वो जब तक सारे फंक्शंस रन नहीं हो जाएंगे तो वो फाइनल वैल्यू नहीं मिलेगी, और वही फाइनल वैल्यू फिर आगे वो आंसर में जाएगी। इज इट सो? नहीं नहीं सर, असल में देखें जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना वो कहाँ हो रही है, देखें वो हो रहे है। एक चीज समझ लें सर कि वो ना कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, ये मसला है। हम आगे और वो कहीं जा ही नहीं सकते, आगे पीछे हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते या वैल्यू हम अपने नहीं दे सकते। अब बिल फर्ज ना समझ लें, मैं कंप्यूटर हूं, मैं नहीं, कंपाइलर हूं, मैं मैं आप करूँ, देखिए आपने पहला फंक्शन ए लिखा एन है ना, जी अब वो सेकंड लाइन पे आया तो उसको एक और फंक्शन मिल गया। भी मिल गया। आप फंक्शन जब तक वो पूरा फंक्शन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है हाँ ना? अब असल बात यह अब है कि जब हाँ जब बी तक ये एन, फंक्शन भी, जी जी, उसको उसने कहा ये बी एन, ये बी क्या चीज है, तो वो उसको आगे नजर आया कि वो ये इधर इधर डिफाइन हुआ, वो उधर चला गया। हम्म, तो बी के बाद आ गया तो उसको सी फंक्शन मिल गया। उसने कहा ये सी क्या है, तो सी के लिए उसको आगे एक और डेफिनेशन मिल गई। यूं चलते चलते ना वो फिर एंड में आया, तो एंड में जाकर उसको क्या मिला पता नहीं क्या, अच्छा एंड में आप इसको रिकॉल किया। अच्छा आप जब ये इसके आगे इसको कुछ फंक्शन नहीं मिला, आप क्या करेगा? प्रिंट ये, अब ये वापस रिटर्न होगा पीछे जहां अच्छा से कॉल हाँ हुआ था। इस पूरे का हाँ, आंसर क्या आया है हमारे पास फंक्शन सी का? इस पूरे फंक्शन सी का आंसर हमारे पास आया है ये फंक्शन सी इज कॉल्ड हेयर NS3। अच्छा अब जो मैंने ओरिजिनल देखे, मैं यहाँ ना रिटर्न भी लिख सकता था कि पीछे रिटर्न कर जाऊं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ है फंक्शन बी, इसने अभी एग्जीक्यूट होना है मजीद। कंपाइलर यहाँ पे आया नहीं है अभी, इसने कंपाइलर यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इस पूरे का आंसर हमारे पास आ गया, क्या चीज? ये वाली एक लाइन, फंक्शन सी इज कॉल्ड हेयर NS3। अब कंपाइलर चलेगा नेक्स्ट लाइन पे कि प्रिंट बी। अब प्रिंट वाला ये पूरा ये वाली लाइन प्रिंट करेगा यहाँ पे, और ये वाला पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ था ये फंक्शन, अब ये फुली कंप्लीट होगा। और इस पूरी लाइन का, इस पूरे फंक्शन कॉल का जिसने कंपाइलर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया था, इसका आंसर ये हमारे पास एक लाइन पे आया, फंक्शन बी इज कॉल्ड हेयर NS4। और अब ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, प्रिंट फंक्शन ए इज NS हेयर इज 5। अच्छा ये अब जो ये ये जाके फुली कंप्लीट हुआ है। ये जो पहला प्रिंट है जो आपने लिखा ना, ए के नीचे ऊपर टॉप पे लिखा प्रिंट, वो लास्ट में प्रिंट होगा है? जी, लेकिन ओके, ये समझना है कि ये क्यों लास्ट में प्रिंट होगा, पहले नहीं होगा। वो ये देखिए ना सर वो स्टैक में से पॉप हो जा रहे थे ना कि पहला जो था ना वो फंक्शन सी था स्टार्ट, जो उसके क्या कहते हैं उसको टॉप टॉप पे था जो स्टैक पे है, वो पॉप होगा, फिर उसके बाद दूसरा बी पॉप हो जाएगा, इस तरह से मेरे ख्याल से। जी स्टैक पीछे चल रहा है और ये ऐसे ही चल रहा है। हाँ अच्छा किसी को ये क्लियर हो गया है कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये तो मुश्किल भी नहीं है, क्लियर ही हो गया। सर आपको क्लियर हो गया? जी जी मुझे क्लियर हो गया, बस मैं वैसे ही चलें, ठीक चेक हो कर गया, रहा हूँ। सही है। अच्छा अब जो है ना रिकर्जन क्या कर रही है, अब जो मैं अभी तक इसमें कोई रिकर्जन नहीं थी, ये नॉर्मल एक कॉल स्टैक है, फंक्शन कॉल्स हैं, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, या वो दूसरा फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल कर लेते हैं। रिकर्जन में मैं क्या करूंगा, बजाय कि मैं फंक्शन ए के अंदर ना जब कोई दूसरा फंक्शन कॉल करने के, मैं उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूंगा। अब देखें बिल फर्ज मेरे पास इधर फंक्शन बी में, फंक्शन ए में मेरे पास एक काम हो रहा है, फंक्शन बी में मैं इस प्रिंट की जगह ना कुछ और लिख देता, कोई और काम करा लेता, इससे बोलता कि भाई वो 2 + 2 करके मुझे बता दो क्या होता है।
तो फंक्शन सी में मैं इससे कुछ और काम करा लेता, मैं बोलता 4+4 करके बता दो क्या होता है। अब रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में चूंकि हम सेम प्रॉब्लम की नेचर ऑफ द प्रॉब्लम सेम होती है, तो हम अलग से फंक्शन नहीं बनाते, वरना हमें उतने फंक्शन बनाने पड़े जितना वो प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर रहे हैं हम। इसीलिए हम सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते हैं कि भाई ये अगर मैंने 2+2 n-1 ही करना है, तो फिर मैं हर दफा ही ये अलग अलग इतने फंक्शन बना के n-1 क्यों करूं, एक ही फंक्शन करूं और उसको कॉल कर लूं n-1 तक, और उसको एक कंडीशन दे दूं कि भाई तुमने रुकना कहाँ पे है। तो रिकर्जन में हम क्या करेंगे कि बजाय कि ये तीन अलग अलग फंक्शन कॉल करने के ना, हम एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करवाएगा, वो देखते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ना ये बेस केस भूल जाएं जरा, ये क्या चीज है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाकी जो है ना, इसमें ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं है, ये फंक्शन नहीं, ए कॉल हो रहा है रिकर्जन में और यानी कह रहे हैं कि एक ही फंक्शन खुद को बार बार कॉल करेगा, जी। और उसकी ब्रेक लगेगी वहां पर जो जो बेस केस होगा। अच्छा, बेस केस को सर ऐसे नहीं सोचना ना, बेस केस को सोचने का जरा तरीका अलग है, वो तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन अभी 1 मिनट को जरा भूल जाएं बेस केस। ये अगर हम इस कोड को देखें तो फंक्शन ए एन, अब रिकर्सिव केस क्या होगा, सॉरी ये रिकर्सिव केस को भी हटा दें जरा। अब देखें तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये हो रहा है, सबसे पहले तो ये फंक्शन ए कॉल हो रहा है 3 के साथ, एन यहाँ पे 3 है। उसके बाद हमने फंक्शन ए को दोबारा कॉल कर दिया n-1 के साथ, तो ये 2 हो गया, एन यहाँ पे फंक्शन ए 2 के साथ कॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 के साथ कॉल होगा और फिर दोबारा ये अंदर आएगा इसके और फंक्शन ए को 1 के साथ कॉल करेगा। और ये अब चूंकि इधर कोई बेस केस नहीं लगा हुआ, तो ये कॉल करता रहेगा और माइनस में जाता रहेगा इस तरह। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक दफा। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक चीज आ रही है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। ये कौन सी डेप्थ है और ये रिकर्जन एरर आ रहा है यहाँ पे, ये वो डेप्थ है, कॉल स्टैक की डेप्थ है, कि जो हमने कॉल स्टैक बनाया कि वो कॉल करता जा रहा है, कॉल करता जा रहा है और ये कॉल स्टैक फुल होता जा रहा है और मेमोरी में जगह खत्म हो गई है, ये एरर ये है। तो अब हमने इसको कहीं रोकना है, तो अब हम इसमें वो बेस केस लगा देते हैं। अच्छा सर, इसने यहाँ पे जो एरर दिया था ना, उसने डेप्थ की बात की है, मेरे ख्याल से ट्री की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रिकर्जन ट्री बन रहा होता है, तो उसकी जो डेप्थ होती है वो जो है ना, आई थिंक। सर देखें, बात क्या है, बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया ना, वो पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ था फंक्शन। हम्म। नहीं सर, सर देखिए फंक्शन ट्री के बगैर भी अभी अभी जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें अभी ट्री के बगैर भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप उस फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं, वो कॉल करता जा रहा है, तो कहीं ब्रेक तो लगानी चाहिए, आपने उसको बताया नहीं कहाँ ब्रेक करना है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जब फंक्शन यूज हो रहा है तो वो मेमोरी को भी ना यूटिलाइज कर रहा होता है, इसलिए वो स्टैक ओवरफ्लो कर गया ना आपका। स्टैक ओवरफ्लो, यस। जैसे वो आप बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसमें वाइल लूप के अंदर, इनफाइनाइट लूप क्या बोलते हैं उसका? यस सर, ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो गया ना, ये बार बार कॉल किया जा रहा है तो बार बार इनफाइनाइट रुक ही नहीं हाँ, रहा, बार बार कॉल किया जा रहा है, स्टेप खड़ा जा रहा है, मतलब कितना फुल हो यहाँ पर अभी गया। ट्री की कोई जरूरत नहीं है समझने की, ट्री वाला यस, काम बाद में आएगा। बिल्कुल। तो सर अब असल में ये है कि हमने उसी को वो कॉल करते किया और अब वो बेस केस पे पहुंचा। अब बेस केस को ना जरा थोड़ा सा जरा बाद में जरा समझते हैं कि बेस केस है क्या और इसको देखना कैसे होता है। लेकिन अभी तक हमने यही किया है कि वो फंक्शन ए को कॉल करता जा रहा है, और चूंकि वो कॉल स्टैक में हर फंक्शन ए जो है वो हर दफा पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ है, इस वजह से वो कॉल स्टैक बढ़ता जा रहा है और हमारे पास मेमोरी कंज्यूम होती जा रही है। कॉल स्टैक के अंदर जो n3 था वो वाला फंक्शन भी पार्शियली कंप्लीटेड है, n2 वाला भी पार्शियली कंप्लीटेड है, n1 वाला भी पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ है। इस तरह n0 -1 -2, अगर बेस केस नहीं लगा हुआ हो, यहाँ पे ये कंडीशन ना लगी हुई हो <0 तो ये चलता जाएगा, माइनस में भी नीचे चलता जाएगा, और जब तक इसकी कॉल स्टैक की मेमोरी पूरी फुली एग्जॉस्ट नहीं हो जाती ये नहीं रुकेगा। और उसके बाद जाके वो लैंग्वेज का एरर आ जाएगा कि भाई अब इससे ज्यादा मैं रिकर्जन नहीं कर सकती। अच्छा तो सर, हम, अ, जी सर सर। एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे हम फंक्शन कॉल्स तो किए जा रहे हैं और देखिए प्रिंट स्टेटमेंट चली ही नहीं, वो कॉल्स ही किया जा रहा है, वो नीचे वाली स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, जो हमारा आगे का प्रोग्राम वहीं पे अटक जी, जाएगा। क्योंकि ये वो यो बाद में आएगा ना, जिस जिस तरह हमने ऊपर देखा। यस। सर यहाँ पर हमजा,
मेमोरी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, आपने n की कोई वैल्यू दी नहीं उसको, वो तो अच्छा सिर्फ सर, जो फंक्शन वो कॉल कह किया रहे है ना मैंने, उसने हाँ अपना एक इन्वायर। जी सर। ये सर नीचे कॉल किया हुआ है सर, फंक्शन A3 स्टार्ट द रिकर्शन। सर स्टेटमेंट नीचे है ना सर, फंक्शन को यहाँ कॉल किया। ओके 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 ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ है कि अब हमने लिखा है बेस केस के जब n 0 पे हो तब रुक जाओ। ये बेस केस जो है ना, ये इसको ऐसे नहीं देखना होता कि ये कोई कंडीशन है जहां पे हमने रिकर्जन रोकनी है, होती तो वो वही है, लेकिन रिकर्जन करते वक्त हमने ये सोचना होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कितना सिंपलेस्ट पॉसिबल केस में डिवाइड कर दें, या कितना वो ऐसा क्या सिंपलेस्ट पॉसिबल वो हो सकता है जहां पे हम रिकर्जन रोक दें अपनी, या जहां पे वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। मतलब देखें, n यहाँ पे है 3, n होता 30। ये फिबोनाची में अभी ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको 30 को n-1 करते करते डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, या 0 पे क्यों रोक रहा हूँ, 1 पे क्यों नहीं रोक रहा, 4 पे क्यों नहीं रोक रहा। उसकी रीजन ये है कि मुझे एक ऐसा बेस केस चाहिए, या वो केस चाहिए जहां पे वो सिंपलेस्ट, वो जो प्रॉब्लम मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ ना, वो इतनी सिंपल हो जाए कि वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, उसको नहीं मजीद करने डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। बॉस, वो आप बेस केस में उसको -2 डाल लेना, क्या होगा? जी रख सकते हैं, ये उसमें रखिए ज्यादा ना। अच्छा क्लियर होगा ये वाला नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट अभी जब। आप रखे ना, रख के चलाएं इसको जरा। बेशक पहले 0 से चलाएं फिर उसके बाद इसको चलाएं। चल रहा है ना? जी जी चल रहा है, कोई मसला हाँ थोड़ी है बस, इसमें। बस खत्म हो गया कि बेस केस वो होता है जहां पर आपने उसको ब्रेक लगानी है। अच्छा सर, मसला पता है क्या है इस अप्रोच में? अगर आप ये सोच लेंगे ना दिमाग में कि बेस केस वो है जहां पे इसको ब्रेक लगानी है, तो आप हाँ कभी बेस केस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको पता कैसे चलेगा मैंने बेस केस क्या बनाना है? मैं आपको एक अलग से कोई रिकर्जन की प्रॉब्लम दे दूं, आप कैसे कम अप करेंगे कि बेस का बेस केस क्या होगा और रिकर्सिव केस क्या होगा? वो कैसे पता चलेगा तो बेस केस ये का? इधर -10 लगा दूंगा, वही तो बता रहा हूँ, फिर भी वही तो रुक बता रहा जाएगा। हूँ सर के। अच्छा सर, ये मर्जी से नहीं करना होता ना कि वो कहाँ उसने रोकना है। देखिए, हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि हम जब भी रिकर्जन करें ना, हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि इसका बेस केस क्या होगा और इसका रिकर्सिव केस क्या होगा। वो कैसे आइडेंटिफाई सर करेंगे? सर वो आइडेंटिफाई ये इस अप्रोच से, इस थिंकिंग से करनी है। बेस केस को इस तरह सोचना है कि वो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, जिसको मजीद डिवाइड करने की जरूरत ना हो, वो बेस केस है हमारा। अब वो 4 हो, 2 हो, -2 हो, 0 हो, 1 हो, जो मर्जी हो, उसको डिवाइड करने की मजीद जरूरत ना पड़े। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर उसके ऊपर वो बेस केस नहीं है, उसके ऊपर एक और रिकर्सिव कॉल चलेगी, एक और रिकर्सिव केस चलेगा उसके ऊपर। सर ये थोड़ा क्लियर हो रहा है या ज्यादा मजीद कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं, ये नहीं समझ में आ गया, एक और रिकर्सिव केस चलेगा। देखिए पहली बात है, आपने बेस केस पहले जब नहीं लगाया हुआ था, वो स्टैक ओवरफ्लो हो गया। अब आपने लगा दिया बेस केस, तो जो मकसद था वो स्टैक ओवरफ्लो वाला काम सॉल्व हो गया। अब हमारी मर्जी जो लगा दे, तो वो तो स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, नहीं कोई सर, कुछ सोच समझ के लगाएंगे। वो क्या सोचने वाली बात है? वही तो। वो कैसे जी करेंगे? असल में देखें सर, कोड को भूल जाएं, कोड में क्या लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अब मैं आपको ना एक वो दे रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरे पास एक एरे है 1 बिलियन एलिमेंट्स की। समझ लें ये बहुत बड़ी एरे है, इसको ना सम करना है और रिकर्सिव सोल्यूशन में करना है। वो वाला आइटरेटिव सोल्यूशन में नहीं करना कि टोटल प्लस इज इक्वल्स टू, टोटल को मैंने 0 ले लिया पहले और फिर उसको प्लस इक्वल टू करके, और इस तरह ये वाला कोड नहीं लिखना, रिकर्सिव कोड लिखना है। अच्छा, वो पहले वो आइटरेटिव वाला था ना? हाँ वो तो आइटरेटिव वाला होता है ना, हम फॉर का लूप लिख देते हैं, एक एक करके ट्रिवर्स करते हैं इसके ऊपर, और जी जी। टोटल की वैल्यू 0 करके उसके बाद ऐड अप करते रहते हैं टोटल के अंदर। यस। हाँ ये वाला नहीं करना, इसको रिकर्सिव वे में करना है। इसका मुझे बेस केस बताएं और रिकर्सिव केस बताएं, सम करना है एक एरे को। अब आपको जो है ना, अब ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बेस केस है और ये रिकर्सिव केस है, तो इसलिए मैं वो थिंकिंग बता रहा था कि हम जब बेस केस को सोचें तो इस वजह से सोचें कि ये इसको मजीद जो है ना वो डिवाइड ना हो, वो करना पड़े प्रॉब्लम को।
अब मैं इसकी थिंकिंग इसके ऊपर ना, इस एरे के ऊपर अप्लाई करके बताता हूँ। अगर मैंने सम करना है ना, तो एम्प्टी एरे का सम जो है ना वो 0 ही होगा। या एक नंबर का सम जो है ना, अगर ये 2 हो, मेरे पास एक नंबर हो एरे में, तो इसका सम जो है मेरे पास 2 ही होगा। ये मजीद इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्वेबल है। 1 बिलियन एलिमेंट की जगह अगर मेरे पास एरे के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट हो, तो ये एरे डायरेक्टली सॉल्वेबल है। तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर करके 1 एलिमेंट पे क्यों ना ले आऊं, तो मैं ऐसे क्यों ना कर लूं। क्या ये रिजल्ट मुझे सेम देगा? अगर ये वाली पूरी एरे, इसका जो आंसर है, और उसमें मैं 2 प्लस कर दूं, तो क्या और ये बराबर हो जाएंगे? सर हो जाएंगे ना? ये हो जाएंगे। फिर ये नीचे, अगर मैं ये वाली एरे, इसका पूरा सम कर लूं, उसमें 4 ऐड अप कर दूं, तो ये मेरे पास ऊपर हो जाएगा। इसी तरह मैं करते करते आखिरी मेरे पास क्या आएगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे ये 9। अब ये जो 9 वाली एरे है ना, ये डायरेक्टली सॉल्वेबल है। इसको सम करने के लिए मुझे कुछ और नहीं करना। तो ये देख रहे हैं मैंने किस तरह ब्रेक कर दिया है। अब ये 9 से मैं 9 को रिटर्न कर दूंगा, n इज इक्वल्स टू n को रिटर्न कर दूंगा, 9 रिटर्न होगा, और 9 में 1 प्लस होगा, ये हो जाएगा 10। ये 10 पूरी, इस पूरी एरे का सम हो जाएगा मेरे पास। ये वाली 9 प्लस 1 पूरी एरे का 10 सम हो जाएगा। और अब इसके अंदर 6 प्लस होगा। सर ये क्लियर हो रहा है, ये मैंने किस तरह ब्रेक डाउन किया है इसको, सम वाली प्रॉब्लम को सिर्फ सम किया जी है जी मैंने। जी जी जी, हो रहा है, हो रहा है। ये सोचना बड़ा मसला है कि हम अब रिकर्सिव केस क्या है इसमें। ये रिकर्सिव केस है, ये जो पूरा जो पूरी एरे है ना मेरे पास, 4 5 1 9, ये पूरी रिकर्सिव केस है। और ये बेस केस है कि सिंगल एलिमेंट आ जाए मेरे पास, और जब तक वो सिंगल एलिमेंट पूरा नहीं आ जाता ना, ये रिकर्जन चलती रहेगी। तो ये बेस केस मैंने खुद कम अप करना है रिकर्जन में, कि वो कहाँ पे मैंने इसको रोकना है। अगर मैं इसको इस तरह सोचूंगा ना बेस केस को, कि मैं रिकर्जन कहाँ पे स्टॉप करना है, तो मेरा माइंड कभी वो सोचेगा ही नहीं। मुझे ये कंडीशन कैसे आएगी आपके जहन में, n इज लेस देन माइनस इक्वल टू 2, या ये जो जो भी लिखी है कंडीशन, ये इफ की कंडीशन कैसे आप कम अप करेंगे, और ये वाली कंडीशन कैसे कम अप करेंगे, रिकर्सिव केस में क्या चलाना है? इसमें आपका बेस केस फिर क्या है? ये F2 इज इक्वल टू ये एक F0 बेस केस है टू। कि जब एरे में एक एलिमेंट रह जाए ना, तो वो सम है खुद, उसको वो खुद इटसेल्फ सम है। सर बेसिकली सर अब जब एरे में एक एलिमेंट रह जाएगा ना, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, उसी एलिमेंट को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही उसका सम होगा। फिर हम पीछे बैक ट्रैक होगा, तो वो पीछे जो वो आती रहेंगी वैल्यू, तो सम करते हुए पीछे जाता जाएगा वापस, जैसे वो कॉल्स करते हुए स्टैक बनाया नहीं था। अब सारे नहीं, एलिमेंट उसमें क्या लिखेंगे आप? F यानी कि व्हेन I0 इज टू इक्वल टू 2, ये कुछ क्या लिखेंगे उसमें? नहीं, नहीं सर, उसमें ये लिखेंगे कि इफ लेंथ ऑफ एरे, एरे का नाम लिखेंगे, डबल इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। या लेस देन इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। तो मतलब कि लेंथ आपकी एक रह जाए एरे की, तो वहां हम रोक सकते हैं उसको। ये जब लेंथ लेस देन 1 होगी तो क्या लिखें? व्हेन लेंथ इज 1 दैट इज इक्वल टू 2। हाँ, लेंथ लेंथ ऑफ एरे डबल इक्वल टू 1 हो गई, और हम रिटर्न कर देंगे वहां से, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे रिटर्न वो 2 कर देंगे। वही एरे का एलिमेंट ARR 0, वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही होगा सर, 1 एलिमेंट ही है, जैसे कि 9 है, उसी ठीक को है, रिटर्न कर देंगे। ओके ओके। सर इसका अगर आप कोड दिखा दे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। सर इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, मेरे पास लिखा होगा आई थिंक। नहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये लिख लीजिएगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2 3 लाइनों का कोड है ये। इसका बेस केस का कोड लिखे ना, बस सिर्फ बेस केस। बेस केस का सर कोड ये है कि जब वो, जिस तरह सर फैजान ने बताया, कि हम एलिमेंट को ब्रेक करते करते आखिरी जब इस पे पहुंचेंगे ना, जब हमारे पास एरे, बिलफर्ज ये ARR की एरे है, ठीक तो है। जब इसकी लेंथ जो है वो 1 हो, सही है, तो फिर इसके ARR के जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है ना, उसको तो सम करने की जरूरत नहीं है, वो इटसेल्फ ऐसे ही रिटर्न कर दो।
ओके, सर ये समझ आ रही है कि ये क्यों क्यों वो किया है हमने इसके जीरो। जी ताकि वहां ब्रेक हो जाए ना उसको। नहीं नहीं सर, ये जो हमने रिटर्न क्यों किया है, ये जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है इस पे? वो जीरो से नीचे एलिमेंट कोई नहीं है ना इसके अंदर, तो इसलिए वहां हमने इसको रोक देना है ना कि वो जो वैल्यू वहां है वो दे दो। उससे पहले वो फंक्शन लगाते जाओ। सही है। एक और भी बेस केस हो सकता है इसका, सर वो बताएंगे क्या हो सकता है? कि जब अरे नेगेटिव इंडेक्स में नहीं जाना। एरे अरे एम्प्टी एम्प्टी हो हो सर। जाए। एरे एम्प्टी, उसका सम जीरो ही होगा, हमेशा जीरो ही होगा। अगर एरे की लेंथ जब तक जीरो के बराबर ना हो जाए तो तब तक आप रिटर्न ना शुरू करो, बल्कि रिकर्सिव कॉल चलाते रहो। लेकिन वो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर देंगे बस। तो वो एक स्टेप बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि एरे के जीरो इंडेक्स पे हम लोग 9 लिख रहे हैं। जबरदस्त सर, समझ आ गई है, बड़ा अच्छा हो गया। चलें, अच्छा हाँ आगे अभी। चलते हैं। इसको ना फिबोनाची को देख लेते हैं और इसका रिकर्सिव ट्री देखते हैं। तो फिर ये आई थिंक ना बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो 10:40 हमारे पास 20 मिनट रह गए। तो आज बस ये फिर खत्म कर लेते हैं और इसको। अच्छा अब देखें ये इधर हो क्या रहा है। फिबोनाची में क्या होता है कि सेम फंक्शन कॉल होता है n-1 n-2 के साथ। अच्छा मैंने ये आप इसको ना वो कैसे करेंगे, कम अप कैसे करेंगे और ये वाला कैसे कम करेंगे। फिबोनाची बेसिकली सीक्वेंस क्या होती है? तो फिबोनाची सीक्वेंस ये होती है कि जो नेक्स्ट जो सम नंबर होता है ना वो पिछले दो नंबर्स का सम होता है। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये ना फिबोनाची सीक्वेंस लिखी हुई है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144। तो कुछ नहीं होता इसमें। फिबोनाची सीक्वेंस में ये होता है इन विच एलिमेंट इज द सम ऑफ द टू प्रीवियस टू द टू एलिमेंट्स दैट प्रीसीड इट। 0 1 का सम जो है ना वो इधर जाके वन का वन में वन होगा। फिर ये 1 1 का सम ये 2 होगा। 1 2 का सम ये 3 होगा। 3 2 का सम 5 होगा। फिर 3 5 का सम 8 होगा। 5 8 का सम 13 होगा। इस तरह करते करते ना ये सम बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपको कोई वो करना हो ना तो उससे पिछले दो नंबर देख लें कि उनका सम क्या हो रहा है। बिल फर्ज ये नंबर 55 है ना, तो मुझे पता है कि ये सम है अपने पिछले दो नंबर्स का 21 और 34 का। तो 21 और 34 को प्लस करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। तो ये बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस है। इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये अब हमें बनानी है, खुद प्रिंट करनी है। तो इसको असल में जो इसमें समझाने वाला कॉन्सेप्ट है वो रिकर्सिव रिकर्जन वाला है। तो फिबोनाची ऑफ 5 जो है ना वो 5 होगा। तो अब ये देखते हैं कि फिबोनाची ऑफ 5 जो है वो 5 हो रहा है। यस सर, 5th नंबर पे 5th इंडेक्स देखे हम तो वो 500 सर, 0 से स्टार्ट हो रही काउंटिंग तो 500। अच्छा आई थिंक कि ये ये अच्छा इसको। मेरा सर मेरा जी जी क्वेश्चन ये कि जीरो से क्यों स्टार्ट, प्रोग्रामिंग में हम जीरो से स्टार्ट क्यों लेते हैं, वन से क्यों नहीं लेते? ले लें, 1 से ले लें सर, उससे कोई मसला थोड़ी है। बेसिकली ये एक वो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है कि वो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। यस सर मतलब वो ये अंडरस्टूड बात है। यस सर, वो उस आप समय 0 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें वो पॉइंटर्स होते हैं, वो प्लस करते हैं, तो वो फर्स्ट वैल्यू ही हमारी वो बेस केस होता है। तो बेस होती है वैल्यू जो एरे का नाम होता है। तो इसीलिए वो 0 से करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू वही हो, वही आ जाए, नेक्स्ट वैल्यू ना आ जाए। तो +1 बाद में, तो 0 की इंडेक्सिंग में केस होती है। अच्छा चलें, बेसिकली ना अब इसको देखते हैं कि फिबोनाची क्या कॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 5 कॉल करूँ ना तो ये मेरे पास प्रिंट तो कर रहा है 5, लेकिन ये कर क्या रहा है, देख रहा है कि ये n जो है वो n अभी 5 है। तो n लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, वो एल्स वाली स्टेटमेंट में जाएगा और दो फंक्शन कॉल करेगा, फिबोनाची n-1 और फिबोनाची n-2।
अच्छा, अब इसमें जो समझने की बात है ना वो ये है कि ये वाला फंक्शन n-2 वाला कभी कॉल ही नहीं होगा, ये सबसे आखिर में जाके कॉल होना शुरू होगा। सबसे पहले ये सारे n-1 वाले कॉल होते रहेंगे। वो n-1 में जाएगा, दोबारा जाएगा, इसके अंदर आएगा यहाँ पे फिबोनाची n, और फिर एल्स वाली स्टेटमेंट में ये कॉल कर देगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। वो कभी इस पे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और वो हाफ वो कंप्लीटेड खड़े रहेंगे। जी ठीक है। अच्छा, ये अभी समझ आ जाएगा उससे। क्या कहते हैं, इस एक मिनट इसको जरा देख लेते हैं कि फिबोनाची ऑफ 9 कर लेते हैं हमारे पास। कहाँ गया? अच्छा सर हमजा, इसमें ना ये रिकर्जन में वो आई को यूज नहीं करता, ये एन एन लेता है। सर कोई भी ले लें, वहां मेरा नाम लिख दें, वो एक ही वो वेरिएबल नेम है ना, असल में तो वैल्यू है। वैल्यू क्या है? सर वो पाइथन टर्म ट्यूटर नंबर कर रहा लेता है। है, वो आई से निकाल। सर वो आई से जरूर नहीं होता सर, आप फॉर लूप में भी कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं सर, वो आई इसलिए लगते हैं, वो ऐसा चल रहा है कि काउंटर होता है आई तो एरे का, तो इसलिए बस, वो कुछ नहीं आई का। देखिए सर, सेम आ रहा है मेरे नाम के साथ भी आंसर। वो क्यों? क्योंकि वो एन फर्क है ना, वो एन में कोई वो नहीं है उसमें। एन तो वेरिएबल का नेम है, उसका नाम कुछ भी हो। हाँ तो गुस्सा है। एन बस वो सर अच्छा कुछ ना अच्छा। कन्वेंशन होती है। बेसिकली इसको कहते हैं कन्वेंशंस के। हम वो कन्वेंशन रख देते हैं कि वो ये चीज ऐसे होगी, आइट्रेटर होगा वो तो वो आई होगा, दूसरा पॉइंटर होगा तो वो जे होगा। तो ये कन्वेंशन है, अनसेट रूल समझ लें इसको। ये अनसेट रूल है, कोई रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग इसी तरह करते हैं। तो चूंकि प्रोग्रामिंग में कोड दूसरों को भी समझाना होता है हमने, और दूसरों के लिए भी हम लिखते हैं कि लिखा एक दफा जाता है और पढ़ा वो बहुत दफा जाता है। तो ये दूसरों के लिए भी आसानी है, उनको पता है कि एन क्या है और आई जे क्या है। हम आई जे लिखेंगे तो जब दूसरे हमारा कोड पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये दो पॉइंटर्स की बात हो रही है। अब मैंने यहाँ पे हमजा लिख दिया, हमजा हमजा हमजा। अब वो साल बाद कोई और डेवलपर पढ़ेगा, उसको थोड़ी पता है कि ये हमजा क्या है और ये हमजा का वेरिएबल क्यों बनाया है इसने। तो फिबोनाची ऑफ 9 34 आ रहा है और इधर भी है हमारे पास 34। तो अब हम इसको, अब चूंकि फिबोनाची का ट्री बहुत बड़ा बनता है, तो इसको हम छोटी एग्जांपल पे लेंगे फिबोनाची ऑफ 5 पे, और इसका ट्री बना के देखेंगे कि ये है क्या। और इससे हम ना रिकर्जन समझनी है हमने। सर मैंने ये ट्री भेजा, मिला आपको ये चैट में? आ गया मतलब। ठीक। यस सर, सर यही ट्री है सर, बिल्कुल सर, फिबोनाची का। सर ये सर अमीर हमजा भी यही समझाना चाह रहे हैं। जी सर, ये बहुत वही है, यही ट्री है, लेकिन इसको हमने ना वो करना है कि ये बनेगा कैसे। और इसमें फिबोनाची ऑफ 2 जो है ना, ये वाला 2, ये कब कॉल होगा, ये देखना है हमने। यस सर यही बाकी ये मेन ट्री चीज है। सही है। यस सर यही मेन चीज है, क्योंकि इसमें दो दफा फंक्शन रिपीट कॉल हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो वही देखना होता है कि वो फर्स्ट वाला कब कॉल हो रहा है, सेकंड वाले की टर्न कब आती है। सही, तो अब हम देख लेते हैं फिबोनाची ऑफ 5 के साथ जो सर मैंने हम बना इसको के कॉल भेजा कर। है। क्या कह रहे हैं सर? मैंने भेजा तो आपका टाइम बच जाएगा। मैंने ये फिबोनाची 5 भेजा है ना, उससे चाहे तो टाइम बच जाएगा बनाने में आपको। सर वो बनाना इसीलिए ताकि वो समझ आए हमें कि वो क्यों, वो हमने ना वो करना है। वो असल में हमने रिकर्सिव कॉल देखनी है कि बना रिकर्सिव हुआ कॉल है तो हो कब रही है। उसके इसमें ये नहीं समझ आ रहा ना कि रिकर्सिव कॉल ठीक कब है। हो रही है। ओके। तो 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, फिर अगर वो नॉर्मली तो, और बाकी फिर कुछ हुआ तो और कर लेंगे। अच्छा, फिबोनाची ऑफ 5 कॉल हो रहा है, इसकी अब रिकर्सिव कॉल देखें हम। तो एन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं होगा, ये एल्स की स्टेटमेंट में जाएगा और एल्स की स्टेटमेंट में रिटर्न करेगा, दोबारा एक फंक्शन कॉल करेगा फिबोनाची का सेम फंक्शन n-1 के साथ। तो अब ये सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं n-1 के साथ, तो ये n-1 4 है। अब ये 4 फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ, तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये फिबोनाची ऑफ 4 कॉल होगा। 4 कॉल होगा, देखेगा नहीं होगा, रिटर्न में दोबारा फिबोनाची में जाएगा और n-1 के साथ कॉल कर देगा, ये 3 कॉल होगा। और फिर ये देखेगा फिबोनाची को, फंक्शन को ढूंढेगा कहाँ है, तो इसको यहाँ ऊपर मिलेगा ये फिबोनाची का फंक्शन।
और ये अब 3 के साथ कॉल कर देगा। 3 के साथ हो गया है तो फिर ये नीचे आएगा, n-1 2 के साथ कॉल करेगा, और फिर ये इसी तरह n-1 1 के साथ हमारे पास ये कॉल करेगा। अच्छा, अब मजा आएगा। अब क्योंकि ना ये 1 के साथ कॉल हो गया, अब इफ की स्टेटमेंट पहली दफा चलेगी, ये वाली इफ की स्टेटमेंट। n जो है वो अब 1 है। अब क्या करना है, रिटर्न n। तो ये वाला जो n है ना, ये वाला फंक्शन जो कॉल हुआ है ये हमें करेगा n। n क्या था, इधर 1 था, तो ये इसको 1 रिटर्न करेगा, यहाँ पे आएगा 1। अच्छा, अब जब ये, तो ये पिछली कॉल पे वापस आया है बेसिकली। किस वाली कॉल पे, इस वाली कॉल पे वापस आया है। और अब इसका ये प्लस वाला पार्ट चलेगा फिबोनाची ऑफ n-2 के साथ। तो इस वाले उसमें हमारे पास n क्या था, 2 था, तो n-1 के साथ 1 चला। अब ये जाके ना पहला राइट कॉल होगा और यहाँ फिबोनाची ऑफ 0 कॉल होगा n-2 के साथ। और ये अब फिर जाके जब ये कॉल होगा तो ये 0 वाला केस ऊपर चलेगा यहाँ पे, और फिर ये आएगा, देखेगा n<=1 है तो रिटर्न n कर दो, और अब ये फिर यहाँ से 0 रिटर्न करेगा। अब ये यहाँ पे 0 ऊपर रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आ गया है 0 हमारे पास। अब होगा प्लस, तो 1 + 0, ये वाला 1 और ये वाला 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1। ये वाला पूरा फंक्शन 1 रिटर्न करेगा ऊपर 3 को। अच्छा, 3 के पास जब रिटर्न हुआ तो अब इसका n-2 वाला चलेगा, और यहाँ पे ये हमारे पास इसका n-2 क्या है, 1 है। तो अब 1 फिर जो है वो बेस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ वाली, तो रिटर्न n कर देंगे हम यहाँ से। फिर ये रिटर्न जो है ये यहाँ से 1 रिटर्न किया और ये ऊपर आया, और ये यहाँ पे 1 पहुंच गया। तो ये अब ये 1 और 1 प्लस होंगे, 2 होंगे, और ये यहाँ 3 वाला फंक्शन ऊपर हमें 2 रिटर्न करेगा 4 वाले को। अच्छा, अब 4 वाले ने अपना n-2 कॉल करना है, तो 4 वाले का n-2 क्या है, 2। अच्छा, अब ये देखेगा इफ की कंडीशन के 2 है <= नहीं, एल्स वाले स्टेटमेंट में चलेगा और दोबारा n-1 कॉल करेगा ये। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि 2 अब अपने लेफ्ट में फिबोनाची ऑफ n-1 कॉल करेगा, ये हमें 1 रिटर्न करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर ये अपना n-2 कॉल करेगा 0 के साथ, ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो ये 1 + 0 जो है ये 1 हो जाएगा हमारे पास टोटल यहाँ पे। अच्छा, अब ये 1 हो गया है ना, अब ये पूरा सॉल्व हो गया ये फंक्शन। ये वाला फंक्शन तो अभी भी पार्शियली कंप्लीटेड खड़ा हुआ था, तो अब ये इस पूरे को क्या रिटर्न कर रहा है, 1 + 0 जो हो गया हमारे पास, ये 1 आया इसका आंसर। अब ये ऊपर 1 रिटर्न करेगा पिछले फंक्शन को, और यहां से इसके पास 2 आया था, तो 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये यहाँ पूरे इस फंक्शन का 3, और ये अब अपने ऊपर वाले को 3 रिटर्न देगा। अच्छा, अब हमारे पास इसका भी तो पूरा n-2 रहता है, ये वाला जो 5 वाले ने अपना n-1 कॉल किया था फिबोनाची 4, और इसका अब ये प्लस भी होना है, और अब ये 2 कॉल होगा n-2 वाला। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे ये 3 कॉल होगा, n यहाँ पे 5 है तो ये 3 कॉल होगा। अब फिर इसका लेफ्ट राइट होगा, अब ये इधर सबसे पहले 2 कॉल होगा, नीचे 1 कॉल होगा इसका, और ये 1 हमें 1 रिटर्न करेगा ऊपर। ये फिर अपना 0 कॉल करेगा n-2 के साथ, ये हमें 0 रिटर्न करेगा, और ये 1 और 0 यहाँ पे प्लस होके 1 हो जाएंगे, और इसके पास पहुंचेगा यहाँ से लेफ्ट से 1। अब ये यहाँ से अपना n-2 वाला कॉल करेगा 3, तो 1 जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डायरेक्टली n रिटर्न 1 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा। तो फिर ये 1 और 1 + 1 2 हो जाएंगे, तो ये पूरा फंक्शन 3 की फंक्शन कॉल हमें 2 रिटर्न करेगी। तो अब जब ये 2 रिटर्न करेगी ना, तो ये ऊपर यहाँ से जाएगा 2 भेजेगा इसको, तो ये 3 + 2 जो है वो 5 होंगे। तो फिबोनाची ऑफ 5 हमारे पास इस तरह 5 आएगा। तो और हमारे पास ये आंसर भी इसका इसी तरह फिबोनाची ऑफ 5 जो है वो हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन इसमें जो समझना है ना वो ये रिकर्सिव कॉल है कि कब रिटर्न शुरू हो रहा है। और जब हम ट्री में डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह कर रहे होते हैं कि वो पहले एक साइड की पूरी डेप्थ कवर करता है, उसके बाद वो अगला उसका पार्ट एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, ये राइट साइड वाला। तो ये रिकर्सिव ट्री हमने पिक्चर में तो देखा, जो जुल्फिकार ने शेयर की वो काफी अच्छी पिक्चर है, वो यही है बेसिकली। लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज है ना वो ये है कि पहला राइट कब कॉल होगा, पहला n-2 कब कॉल होगा। वो जब कॉल होगा कि जब वो हमारे पास n-1 वाली कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी सारी,
उस पर्टिकुलर उसकी, फिर n-2 वाली कॉल पहली शुरू होगी, यहाँ पे n-2 वाली कॉल पहली आई है, सर फिर ये ये इस ऊपर तरह गया। जी सर, ये हम इस तरह से कह सकते हैं जिस तरह के हम पोस्ट ऑर्डर में कर रहे होते हैं कि पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर पेरेंट। सर वो अलग चीज है, वो अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ये यहाँ पे रिकर्जन ये समझ आ गई है कि वो पीछे कैसे रिटर्न कर रहा है और हाँ वो पीछे प्लस कैसे हो रहा है ये। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कि यहाँ पे ये हमने प्लस कब किया है असल में, इसमें जो कंफ्यूजन होती है ना, वो ये हम लोग अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि फिबोनाची ऑफ 5 कॉल हुआ, तो अब ये दोनों एक साथ कॉल हो गए, फिबोनाची ऑफ 4 भी कॉल हो गया, फिबोनाची ऑफ 3 भी कॉल हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ कॉल नहीं होते, बल्कि पहले पूरा ये नीचे चलता जाता है और सबसे पहले राइट पे फिबोनाची ऑफ 0 एक साथ पहला फर्स्ट ये वाला कॉल होता है यहाँ पे, जब पूरा लेफ्ट एंड हो यानी कि जाता आप है, कह रहे बेस हैं केस पे पहुंच जाता है। पहले पहले वो लेफ्ट की डेप्थ में जाते हैं, जी। और वो पहले क्यों लेफ्ट की जाता डेप्थ है में जाता है, उसके असल में, ये क्योंकि समझना है। वो पहले कॉल हो रहे होते हैं ना फंक्शन। जी, वो फंक्शन कॉल करता है और वो दोबारा वो कंपाइलर ऊपर चला जाता है वापस, उसको वो मिलता है बिलफर्ज। ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया, फिबोनाची ऑफ 5 का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे आया 5, ये 5 के साथ कॉल हुआ। अब वो कंपाइलर ने देखा 5 के साथ, उसने स्टेटमेंट चेक की, नहीं हुआ, एल्स पे आया। एल्स पे जब रिटर्न में आया ना, तो उसने देखा रिटर्न में जो पहली चीज लिखी है ना, वो लिखी है फिबोनाची का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब वो जाके ढूंढेगा फिबोनाची जी का जी। फंक्शन क्या है, तो वो वापस ऊपर चला जाएगा और 4 के साथ कॉल कर देगा, 3 के साथ, तो ये वाला तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो ये इफ की स्टेटमेंट चलेगी और रिटर्न होगा पीछे, तो पीछे वाले सारे बेस पार्शियली केस कंप्लीटेड जो पहुंचेगा। फंक्शन खड़े हुए थे वो कंप्लीट होना शुरू होंगे एक एक करके। यानी आप कह रहे हैं कि वो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में डेप्थ डेप्थ तक जाएगा, वहां बेस केस पे पहुंचेगा, फिर उससे उठेगा, ऊपर जाएगा, फिर राइट पे, इससे ऊपर उठेगा, फिर राइट पे, यही बात है। जी सर, बिल्कुल यही बात है, और ये है क्यों, क्योंकि वो फंक्शन कॉल इस तरह लिखी हुई है। हाँ इसमें यानी कि नीचे जाएगा, नीचे उसको लावा नजर आएगा, वहां से ऊपर भागेगा, फिर राइट पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर राइट। वो रिटर्न करता जाएगा ना, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, ये हर फंक्शन रिटर्न करेगा लेकिन। जी जी। तो ये बेसिकली इस तरह ये चल रहा होता है, और हम जो अक्सर इसमें समझने वाली जो गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि शायद ये फिबोनाची के दोनों फंक्शन एक साथ कॉल हो गए हैं, 4 और 3 का, और फिर सिमिलरली 4 जो वाला जो फंक्शन है वो नीचे ये दोनों एक साथ कॉल कर रहे हैं, बल्कि ये एक साथ कॉल नहीं कर रहे होते, ये डेप्थ में चल रहे होते हैं। सर चैट में क्वेश्चन है कि डीएफएस करवा दिया। सर आप कल की क्लास में थे? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा था, चैट में क्वेश्चन है। हाँ, क्या मैं था कल। वो सर कल होगा सर, वो अभी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, हमने डिस्कस तो कर लिया था डीएफएस को, अब वो डीएफएस के जो मल्टीपल जो हैं टाइप्स उसको डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, टाइम भी काफी एंड हो गया हमारा, तो रिकर्जन ने, लेकिन ये रिकर्जन बस इंपॉर्टेंट है, अब पूरे ट्री में ना यही चल रहा है। आगे, इससे आगे हम जितनी एडवांस चीजें पढ़ेंगे ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, ये वो सब, हर जगह यही चल रहा है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अगर 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे दूं ना, तो वो ये है कि ये देखें यहाँ पे ना कुछ काम रिपीटेटिवली हो रहे हैं, जिस तरह फिबोनाची ऑफ 2 जो है वो हर दफा हम निकाल निकाल रहे हैं, ये फिबोनाची ऑफ 2 यहाँ भी निकाल रहे हैं, फिबोनाची ऑफ 2 यहाँ भी निकाल रहे हैं, हम फिबोनाची ऑफ 2 यहाँ भी निकाल रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम फिबोनाची ऑफ 2 जब एक दफा निकालें, इसका रिजल्ट कहीं स्टोर करा के रख लें हम अपने पास, और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हो ना, तो इसको बोले ये वाला रिजल्ट ले लो, दोबारा से 1 0 कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिबोनाची ऑफ 4 जब हमारे पास कॉल हो, फिबोनाची ऑफ 4 का रिजल्ट स्टोर करा के रख लें, और जब यहाँ पे फिर कभी बिलफर्ज ये फिबोनाची ऑफ 9 होता, तो फिर ये फिबोनाची ऑफ 4 दोबारा 3 दफा और कॉल होता, तो फिबोनाची ऑफ 4 का रिजल्ट यहाँ से ले लेते हैं हम। इस कॉन्सेप्ट को हम वो कहते हैं मेमोइजेशन, कि हमने वो उसको पास अपना वो रिजल्ट पिछला स्टोर कर दिया, और फर्दर रिकर्सिव कॉल से हम बच गए हैं। तो ये बेसिकली डीपी का एक मेन कॉन्सेप्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये रिकर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे जितने ट्रीज में, डेप्थ में और ये सारे, उसमें आगे रिकर्जन ही यूज होगी। तो इस ट्री को जिस तरह मैंने खुद बनाया ना, एक दफा आप भी बना लीजिएगा,
तो ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। सर इसके बाद क्या करेंगे आप, करवाएंगे? सर डीएफएस होगा सर, डीएफएस की प्रॉब्लम्स होगी। डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना एल्गोरिथम, वो जो ट्रैवर्सिंग है, हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर लिया था। डेप्थ फर्स्ट सर्च में रिकर्शन यूज होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सर रिकर्शन वो का तो समझ। दोबारा करवा देना, डीएफएस दोबारा करवा दीजिएगा, यहाँ यस उसका अच्छा वो पिछली यस सर, वीडियो। इंट्रोडक्शन होगा और फिर टाइप्स भी डिस्कस होंगी। यस सर बिल्कुल, ठीक कि है। ट्रैवर्सिंग नहीं, डिस्कस। लास्ट लास्ट वीडियो में आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस किए? यस सर, वो जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था डीएफएस का सलीम मुर्तजा ने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक दफा फिर रिवाइज करवा दीजिएगा ताकि यस यस सर बिल्कुल। रिवीजन होता है। ओके आप रिवीजन अच्छी करवाते हैं सर। यस सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक अब मीटिंग को एंड करते हैं सर, तो अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू। हाफिज, थैंक यू।